Question number 53. The graph shows how the length of a spring changes when the stretching force is increased. In the Hooke's law region, what is the spring constant of the spring? ये जो मेरे पास है 5, ये है अनलोडेड लेंथ, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ है स्प्रिंग की, क्योंकि 0 न्यूटन फोर्स है, सही है, तो अनलोडेड लेंथ कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उन्होंने कहा है मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट डिटरमिन करना है, सो ये रीजन जो है यहाँ से लेके पहले तक मैं कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करके उसके अगेंस्ट लेंथ चेक करके और फिर मैं फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि इसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, मीन्स के हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। सो स्प्रिंग कांस्टेंट में सिर्फ तब तक मतलब उस रीजन में कैलकुलेट कर सकती हूँ जहाँ ओबे हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले रही हूँ फोर्स 4 न्यूटन, ठीक है, ये 4 न्यूटन फोर्स हो गया, एंड देन इसके अगेंस्ट जो मेरे पास लेंथ आई है वो है 15, 16, 17। एक स्मॉल बॉक्स 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मुझे पहले एक्सटेंशन कैलकुलेट करनी है कि लोडेड लेंथ है और ये अनलोडेड। सो एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू 17 माइनस 5 विच इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और फोर्स 12 थी। सो एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, सही है। सो फोर्स वॉज ये 4 न्यूटन इज इक्वल्स टू के, मैंने कैलकुलेट करना एक्सटेंशन 12 सेंटीमीटर, राइट। सो 4 न्यूटन डिवाइडेड बाई 12 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू के। 4 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 0.333, सही है, तो मैं इसको 2 डेसिमल प्लेस कर सकती हूँ, 0.33 न्यूटन पर सेंटीमीटर। सो इसका आंसर क्या आ गया, डी। Question number 54. An object of mass 3 kg is traveling at a speed of 6 meter per second. It collides with an object of mass 2 kg is traveling in the opposite direction at a speed of 2 meter per second. अब opposite है तो इसकी speed negative होगी, सही है, या इसकी negative में लेती बात की, okay. The objects stick together during the collision. What is the speed and direction of the combined mass of the collision? अब इसकी speed ज़्यादा है, इसकी speed कम है, जब ये आपस में stick होंगे, so resultant speed कितनी होगी, अच्छा वो मैंने calculate करनी होगी। So ये एक बड़ा वाला हो गया 3 kg वाला और ये 2 kg वाला, अब ये एक साथ मूव करें, लेकिन किसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज़्यादा थी तो ये इसकी डायरेक्शन में मूव करें, दिस इज राइट हैंड साइड, तो वो मूव राइट में करेंगे, या ये करेक्ट हो सकता है या ये करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन ए एंड सी जो है वो तो टोटली नहीं राइट की तरफ मूव करें ना, हाँ, ए और सी बिल्कुल रॉन्ग है, बी और डी में से कोई करेक्ट हो सकता है, लेकिन अब मैं पहले कैलकुलेट करती हूँ, ओके। सो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, सही है। सो एम यू प्लस एम यू, इसको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करूँगी, एम यू 1 प्लस एम यू 2 इज इक्वल्स टू एम यू 1 प्लस फाइनल मोमेंटम 2, राइट। सो एम यू 1 कितना होगा 3 इंटू 6 प्लस इसका क्या हो गया 2 इंटू माइनस 2, सही है, 2 इंटू माइनस 2, क्यों, क्योंकि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन इज इक्वल्स टू अब मुझे स्पीड कैलकुलेट करनी है। अब ये टोटल स्पीड जो है ना इनकी सेम है, वो मैं एक्स ले लेती हूँ उसे, ठीक है। सो इसका मैथ था 3 इंटू इसकी वो क्या होगी स्पीड एक्स प्लस इसका मैथ क्या था 2 इंटू इसकी स्पीड जस्ट एक्स, सही है। अब मैं इसको लिख लेती हूँ 3 इंटू 6 इज 18 प्लस 2 इंटू माइनस 2 दिस इज माइनस 4, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 2x, फाइन। सो 18 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2x इज 5x, 18 माइनस 4 इज 14 इज इक्वल्स टू 5x, सो 14 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू x आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 5 करके, सो 14 डिवाइडेड बाई 5 इज 2.8, सो इट्स 2.8 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आ गई टोटल, और इसकी मैंने डायरेक्शन बताई थी राइट, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा थी, इसकी स्पीड कम थी, तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन में मूव करना था, इसकी स्पीड को ओवरकम करना बहुत ईजी था, ओके। और यस इसका मैथ भी कम था तो उसको हम ईजिली रोक सकते थे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2.8 मीटर पर सेकंड टू द राइट। Question number 55. A mass of 20 kg is held stationary by a rope passing over a frictionless pulley. Okay, what is the tension T in the rope? टेंशन हमें कैलकुलेट करनी है। सो स्टेशनरी, ओके, ये स्टेशनरी है, यहाँ पे टेंशन क्या होता है, सेम होती है जो वेट होता है, ओके। सो इफ द वेट इज 20 kgs, तो पहले हम, अच्छा वेट नहीं है ये मैथ है, सॉरी 20 kgs, ओके, तो हम इसका वेट के साथ कैलकुलेट करेंगे, W इज इक्वल्स टू mg, क्योंकि अब यहाँ पे सारी वैल्यूज उन्होंने 100 जो 10 की फॉर्म में दी, मैं ग्रेविटी S10 यूज़ कर लेती हूँ, वरना बाद में 9.8 भी लूँ तो मुझे कन्वर्ट करके वहीं पे लानी पड़ेगी बात। सो W इज इक्वल्स टू 20 इंटू 20, राइट, सॉरी 10, सो इट्स गोना बी 200 न्यूटन, ठीक है। अगर 200 न्यूटन नीचे ऐड करें तो टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, सो इट्स गोना बी 200 न्यूटन अपवर्ड्स, तो टेंशन है 200 न्यूटन। केजी वाली तो ऑप्शन दोनों है ही नहीं ना, क्योंकि जो टेंशन होती है इट्स फोर्स, और फोर्स जो होती है वो न्यूटन्स होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 56. अ बोट स्टार्ट्स मूविंग अक्रॉस अ रिवर एट वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द रिवर बैंक, मैंने ड्रॉ किया v है, एंड दिस इज अच्छा u। अबाउट द बोट एनकाउंटर्स अ करंट अलॉन्ग द रिवर एट ऑफ वेलोसिटी u एज शोन, ठीक है। सो अब मुझे बताना है रिजल्टेंट क्या होगा। सो पहले ये v आ रहा था लाइक दिस, एंड देन उसके बाद u ने यहाँ ऐड करना स्टार्ट कर दिया, सो दिस इज u, हेड टू टेल मेथड है, टिप टू टेल वाला। सो अगर यहाँ है, सो रिजल्टेंट कुछ इस तरह होगा। नाउ लेट्स चेक इस हिसाब से कौन सी, या ये हो सकता है कि या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि u इस तरह से, ओके, और उसके बाद हम उधर से v बना दें, बात एक ही होगी, ओके, एंड देन ये रिजल्टेंट होगा। नाउ लेट्स चेक, ओके, इन्होंने कहा है कि v नीचे आ रहा है, ओके, एंड देन u, दिस इज नॉट द टिप टू टेल मेथड, और इसके बाद रिजल्टेंट इस तरह का आ भी नहीं सकता, सो ऑप्शन ए इज टोटली रॉन्ग, ओके। देन वी हैव ऑप्शन बी, इसमें भी ये गलत है, एरोस की डायरेक्शन से गलत है, इस तरह नहीं आ सकते, ओके। टिप टू टेल में एक हेड से दूसरी की टेल निकलती है लाइक दिस, ये दोनों करेक्ट हो सकते हैं। सो u यहाँ से, v यहाँ से, एंड देन रिजल्टेंट इज इन दिस डायरेक्शन, सो यस इज करेक्ट, रिजल्टेंट ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, यस इज करेक्ट ऑप्शन सी। इसमें कि u यहाँ से, v यहाँ से, r यहाँ से, ये कोई गाड़ी तो नहीं चलेगी, सेम डायरेक्शन होगा, सो दिस इज रॉन्ग। टिप टू टेल मेथड में रिजल्टेंट इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, फर्स्ट की टेल से दूसरे के ये हेड तक, ओके। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57. अ बॉल ऑफ मैस 0.5 kg फॉल्स एंड हिट्स द फ्लोर एट 10 मीटर पर सेकंड, इट रिबाउंड्स एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, रिबाउंड करे ऑपोजिट डायरेक्शन -9, ठीक है। तो द कोलिजन बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर लास्ट फॉर 0.5 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन। सो अब पहले मैं इंपल्स वाला फॉर्मूला यूज करूँगी, इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल्स टू m, और ये चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, मैथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन मोमेंटम, एंड देन फोर्स मल्टीप्लाई बाय, अच्छा तो मैंने फोर्स कैलकुलेट करनी है, सो फोर्स इज इक्वल्स टू 0.5 सेकंड्स इज इक्वल्स टू मैथ कितना था 0.5 इंटू चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, सी 10 माइनस 8, ओके। सो ये हो जाएगा 10 + 8 विच मीन्स के चेंज इन मोमेंटम 18 हो गया। सो इट विल बी f इंटू
अब मैं क्या कर सकती हूँ, यस, सो एफ इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 18 डिवाइडेड बाय ये टाइम 0.5 से 0.5 कैंसिल आउट हो गया, एफ इज इक्वल्स टू 18 न्यूटन। अब मुझे डायरेक्शन बतानी है, ओके, सो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यस, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गई, ए एंड डी वाली, राइट। सो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो बाद वाली डायरेक्शन है, ओके। सी पहले वो इस तरह से आई थी, उसके बाद वो रीबाउंड होकर ऊपर गई है, सो इट मीन्स कि वो जो फोर्स होगी वो भी ऊपर की डायरेक्शन में ऐड करिए, सो इट्स अपवर्ड्स, ओके। डाउनवर्ड्स तब होती है कि अगर वो हमने ऊपर फेंका होता है एंड देन वो नीचे की तरफ आ रही होती, बट इट्स ऑप्शन सी क्योंकि वो रीबाउंड होकर ऊपर गई आफ्टर कोलिजन, ओके, फाइनल फोर्स, ओके, एवरेज फोर्स, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 58, an experiment is done to determine the spring constant for a spring. Different loads are hung from the spring and its length is measured for each different load. The graph shows how its length varies with load. ठीक है, ये ग्राफ है। What is the value of spring constant? ये जो 4 है ना, ये लोड इस तरह हमने मतलब इसको y एक्सिस पे मतलब हमने ऑपोजिट ले लिया, एक्सिस लेकिन फाइन की बात है, तो 0 न्यूटन फोर्स है यहाँ पे, ओके। देन इस पर हमारे पास जो वैल्यू है स्प्रिंग की लेंथ की वो है 4 सेंटीमीटर, मीन्स ये ओरिजिनल लेंथ है, अनलोडेड लेंथ, ठीक है। ये पूरा हुक्स लॉ ओबे कर रहा है, तो मैं किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट कर सकती हूँ, तो आई एम सेलेक्टिंग ये 2 न्यूटन वाला से वैल्यू सेम आ गई, सबसे 2 न्यूटन और 2 न्यूटन पे मेरे पास टोटल लेंथ आ रही है, दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं करूँगी एक्सटेंशन कैलकुलेट, एक्सटेंशन इज लोडेड माइनस अनलोडेड, लोडेड इक्वल माइनस अनलोडेड 4, सो एक्सटेंशन आ गई 8 सेंटीमीटर और मेरे पास लोड कितना है 2, सो नाउ वी डू एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, ये मैंने कैलकुलेट करना है 4 से 2 इज इक्वल्स टू के इंटू एक्सटेंशन कितनी आ गई 8, सो अच्छा ये सेम उसी तरह का सेम वैल्यू आ गई 2 न्यूटन फोर्स डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू के, सो 0.25 न्यूटन पर सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू दी स्प्रिंग कांस्टेंट। सो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है ये डी। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑब्जेक्ट इज एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स नहीं होनी चाहिए, कोई टोटल रिजल्टेंट मोमेंट जीरो होना चाहिए, सेम। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से फोर्स लगी, ओके, एक तो फोर्स से सेम डायरेक्शन वाली का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, है उल्टी सीधी डायरेक्शन, ओके। तो ये तो इसको ऑब्वियसली मूव करवा देंगे नीचे की तरफ एंड इस तरफ लाइक दिस, इसका मुझे इस तरह से जा रहा होगा लाइक दिस, ओके, एंड इसका भी इसी तरह से ऊपर एंड थोड़ा सा इधर, इस तरह जा रहा होगा, ओके। रिजल्टेंट निकलेगा ये रिजल्टेंट। अब हम ये चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी में क्या है, यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, मोमेंट जनरेट हो रहा है, क्यों, कि यहाँ से इसको मूव करवा रही है लाइक दिस एंड ये यहाँ से हूँ, तो इस तरह से एक कौन सी डायरेक्शन करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। देन वी हैव दिस वन, अच्छा, ऑल्दो इन सब की जो है ना मैग्नीट्यूड वो सेम है। अब हम ये देखते हैं सेम पोजीशन पे 2 न्यूटन इनवर्स, 2 न्यूटन ये इस डायरेक्शन में, सॉरी दोनों इनवर्स है लेकिन एक राइट वाली साइड पे एक लेफ्ट वाली साइड पे, तो इसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या हो जाएगा 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन, सो नेट इफेक्ट 0 है, व्हिच मींस कि ये इक्विलिब्रियम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, an experiment is carried out to determine the spring constant for a spring that obeys Hooke's law. A load is hung from the spring and the extension of the spring is measured. Which calculation is used to calculate the spring constant? तो spring constant के लिए हम ये यूज़ करते हैं F is equals to kx, जहाँ पे F फोर्स है, ओके, एंड एक्सटेंशन है हमारे पास ये एक्स, ठीक है। सो फोर्स डिवाइडेड बाई यहाँ मल्टीप्लाई होती है, वहाँ जाकर डिवाइड हो गई, डिवाइडेड बाई एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो अब अच्छा हम देख लेते हैं, पहली जो दो ऑप्शन है उधर न्यूमरेटर में एक्सटेंशन है और नीचे जो भी उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि एक्सटेंशन वाली बात ही गलत हो गई। देन ऑप्शन सी इज मास ऑफ द लोड डिवाइडेड बाई एक्सटेंशन, तो मास से हम वेट यूज़ कर रहे होते हैं लोड का, ओके, बिकॉज इट्स अ फोर्स और हमारे पास जो कांस्टेंट आता है वो न्यूटन पर सेंटीमीटर है। अगर हम मास लेते तो केजी पर सेंटीमीटर में आना चाहिए था या मीटर में, ओके, केजी पर मीटर जो भी, सो दिस इज रॉन्ग। वेट ऑफ द लोड इज फोर्स डिवाइडेड बाई एक्सटेंशन, यस दिस इज करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, अ कार इज ड्राइवन फ्रॉम रेस्ट on a long straight road. The car engine exerts a constant driving force. The diagram shows the horizontal forces acting on the car. The resistive forces are proportional to the speed of the car. Why does the car eventually reach a maximum speed? Resistive forces are proportional to the speed of the car. Okay. जैसे speed increase हो रही है, resistive forces भी increase हो रही है. Let's see क्या हो सकता है. The resistive forces maximum speed. The resistive forces decrease to make the acceleration of the car negative. अगर negative acceleration हो, it means कि deceleration हो रही है, car slow down कर रही है, लेकिन यहाँ maximum speed तक जाएगी, so it's wrong. The resistive forces decrease to make the acceleration of the car zero. No. दिस इज रॉन्ग। अगर वो इंक्रीज करती कार की एक्सेलरेशन जीरो करने के लिए, तो इसका मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड पे मूव करिए मैक्सिमम होने के बाद, तो वो बात करेक्ट हो जाती है। द रेजिस्टिव फोर्सेज इंक्रीज, यस, टू मेक द एक्सेलरेशन ऑफ द कार नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस क्या, तो वो डिक्रीज करेगी या वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, द बैकवर्ड जाना शुरू होगी रिवर्स डायरेक्शन में, सो दिस इज अगेन रॉन्ग। द रेजिस्टिव फोर्सेज इंक्रीज टू मेक द एक्सेलरेशन ऑफ द कार जीरो, यस, एक्सेलरेशन जीरो हो गई, रेजिस्टिव फोर्सेज इंक्रीज हुए, उसके बाद कार की वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी रह गई, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, वो उसी पे मूव करती गई, वो रुक नहीं रही, स्लो डाउन नहीं हो रही, बैकवर्ड्स नहीं जा रही, लेकिन मैक्सिमम स्पीड पे वो कांस्टेंट स्पीड पे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, सो इक्विलिब्रियम में, ओके, क्योंकि नेट इफेक्ट जीरो आ रहा है, सो इट्स ऑप्शन डी। Question number 62. How is momentum P calculated in terms of the mass of a body and its velocity, and what type of quantity is P? Okay, so equation तो होती है momentum is equals to mass into velocity, mass into velocity. ये mass divided by velocity, so these two options are wrong. Then type of quantity ये एक vector quantity है, हमें पता है, so it's option B. लेकिन किस तरह? Momentum is equals to mass multiplied by velocity. Okay, mass is not a vector quantity जबकि velocity vector quantity है. So a non-vector quantity multiplied by vector quantity, it means कि ये vector quantity है. Okay, see यहाँ पे एक vector मिलता है, अगर ये दोनों vector quantities होती है, it means कि ये cancel out हो जाता है effect, right? लेकिन यहाँ पे एक है, so momentum is also a vector quantity जिसको इन्होंने P से represent किया है। Then question number 63. Okay, ये same है. A car is traveling around a circular track at a constant speed as shown. Which direction is the resultant force on the car? तो resultant force always towards the center होगी, और ये जो टेंजेंट वाली डायरेक्शन होती है ये स्पीड की होती है, वेलोसिटी की, सॉरी स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, वो तो मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन ए और सी या कुछ भी हो सकता है। एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 64. A box of mass 2 kg is pulled across a horizontal floor by a force of 6 newtons. The frictional force acting on the box is 1 newton. What is the acceleration of the box? So acceleration F is equals to m, right?
मैथ्स पहले अच्छा मैथ्स में गिवन है ये जो फोर्स होती है रिजल्टेंट फोर्स होती है हमेशा इस वाले फॉर्मूला में F इज इक्वल टू एम में हम रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं, ठीक है। सो अब मुझे रिजल्टेंट किस तरह से निकालना है, बड़ी वैल्यू ऑफ फोर्स माइनस छोटी वैल्यू ऑफ फोर्स से रिजल्टेंट फोर्स पहले कैलकुलेट करते हैं। 6 - 1 इज इक्वल्स टू मैथ्स मुझे गिवन है 2 इंटू एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। सो 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए 5/2 इज इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ये है ऑप्शन बी। Question number 65. Two objects x and y move directly towards each other. The objects have the same mass. Object x has a velocity of this to the right. Object y has a velocity of 3 meter per second to the left. This means ये minus हो गया, ठीक है। Object x and y collide and stick each other. What is their velocity after colliding? सही है। तो अब मैं mass को as x ले लूँगी, ठीक है। दोनों के mass इन्होंने क्योंकि बताया same mass, ठीक है। दोनों के mass x हो गया, okay? So total momentum before collision is equals to total momentum after collision, right? So momentum before collision mu1 plus mu2 is equals to mv1 प्लस mv2 यानी फाइनल मोमेंटम 2, ठीक है। अब मैंने मैथ्स को क्योंकि x लिया हुआ है, सो x इंटू ये वेलोसिटी कितनी हो गई 5 पहले वाले की, ओके, प्लस x इंटू इसकी वेलोसिटी -3, राइट, एंड देन इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, हाँ प्लस किया था, ओके। देन आई हैव फाइनल मोमेंटम, यस फाइनल मोमेंटम। तो इसका मेरे पास मैं इन दोनों की स्पीड सेम ले रही हूँ, स्पीड मेरे पास आ गई f ले ली मैंने फॉर एग्जांपल, नहीं तो स्पीड का s ले लेते हैं, ओके। सो मैथ्स मेरे पास सेम था x था, तो x इंटू एस प्लस इसका भी x इंटू एस, राइट। सो अब मेरे पास पहले क्या आ गया 5x प्लस ये हो गया -3x, राइट, इज इक्वल्स टू ये हो गया sx प्लस sx, ओके। मैंने पता नहीं क्या उल्टा सीधे ले लिया लेकिन बस ऐसे ही है। देन आई हैव 5x प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, सो 5x - 3x इज इक्वल्स टू sx प्लस sx क्या हो गया 2sx, लाइक दिस, एंड देन यस इट इज 5x - 3x इज 2x इज इक्वल्स टू 2sx, ओके। सो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 2x कॉमन ले लूँ, ओके। 2x इज इक्वल्स टू 2x कॉमन, यहाँ ऐसा आगे पैकेट हो गया, इसका मतलब ये 2x एस जो भी है, ठीक है। सो 2x डिवाइडेड बाय यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ की डिवाइड इज इक्वल टू s। सो जब हम सेम न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर हो तो इट मीन्स आंसर 1 आ रहा है, 2x डिवाइड बाय 1 इज 2x, ठीक है। सो इट मीन्स 1 इज इक्वल टू s। सो स्पीड क्या हो गई 1 1 वाली ऑप्शन करेक्ट हो गई, ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, राइट, सी एन डी, राइट। तो अब क्या होगा, हमने डायरेक्शन बतानी टू द लेफ्ट है टू द राइट है, ये मेरी राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, जहाँ जो स्पीड ज़्यादा होगी इसका मतलब उसका इफेक्ट कैंसिल आउट करना ज़्यादा मुश्किल होगा, सही है। 3 मीटर पर सेकंड को हम जल्दी से काम कर देंगे, उसे रोक देंगे। 5 वाली की डायरेक्शन में दोनों चलना स्टार्ट हो जाएंगी, लाइक दिस x y इन दिस डायरेक्शन 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड में। वो स्लो डाउन जरूर हो गई 1 मीटर पर सेकंड तक, और उसने अगले को भी चलाना ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसको हम खत्म नहीं कर सके जिस तरह हमने इसको खत्म कर दिया था स्पीड को। सो इट्स ये इस साइड पे मूव करिए ना, सो ये राइट साइड है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करिए, सो 1 मीटर पर सेकंड टू द राइट, सो इट्स ऑप्शन बी। Now question number 66. A ship travels due north through still water at a speed of 20 meter per second. It enters a channel where there is a current in the water from west to east. The speed of the current is 20 meter per second. Which diagram shows the resultant velocity v of the ship? Okay. So पहले वो due north, it means in the direction of north, say north ऊपर की तरफ, so ऊपर की तरफ 20 meter per second. Okay. और अच्छा पहले हम एक का हेड बनाते हैं west to east वाला, west to east यानी इस तरह से जाना चाहिए 20 meter per second. Okay. West to east आ रहा है, okay like this, and then उसके ओके एक वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, लाइक दिस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मींस कि जो रिजल्टेंट होता है वो बीच से निकलेगा, ओके। सो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पे टिप टू टेल मेथड यूज़ नहीं हो सकता, यहाँ ये भी टिप टू टेल है और है भी गलत रिजल्टेंट ये बंदा, लेकिन दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे टिप टू टेल ये सॉरी ये दूसरा मेथड यूज़ किया हुआ इन्होंने पैरेललोग्राम वाला, लेकिन इसमें क्या है कि डायरेक्शन इनवर्ड्स है, जब इस तरह से आउटवर्ड्स तुम एरो पॉइंट करें तो हमारा जो रिजल्टेंट निकलता है ये वाला, ये भी आउटवर्ड्स होगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 67. A ball is at rest on the ground. A boy kicks the ball. The boy's boot is in contact with the ball for 0.04 seconds. Time. The average force on the ball is 200 Newton force. And then the ball leaves the boy's boot with speed of 20 meter per second. Okay, is at rest. यानी पहले ये initial है, ये final है. Which gives the impulse on the boot and the average acceleration of the ball. So impulse is equals to force multiplied by time. Force कितनी 200 और time 0.04. So 200 into 0.04. So 200 into 0.04 is 8. So मेरे पास जो impulse आ रही है वो है 8 न्यूटन सेकेंड्स, ये हो सकता है वो गलत हो गया। एंड देन आई हैव एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल मैंने कैलकुलेट करनी है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ 20 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, सो इट्स 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 0.04, राइट। सो हाँ 20 माइनस 0 इज 20, सो इट्स गोना बी 20 डिवाइडेड बाय 0.04। ये मेरे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी, सो 20 डिवाइड बाय 0.04 इज 500। सो एक्सेलरेशन इज 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, जहाँ इम्पल्स 8 है और एक्सेलरेशन 500। नाउ क्वेश्चन नंबर 68. An object P of mass 80 ग्राम, इसको हम पहले किलोग्राम्स में स्टैंडर्ड यूनिट्स में करेंगे कन्वर्ट, के या चलें देख लेते हैं आगे, कर देते हैं 0.08. Collide with another object Q of mass 40 grams, तो इसका हो जाएगा 0.04 kilograms, okay. After the collision P and Q stick together and then travel on together. हुआ ये कि P and Q stick on together and then travel on together, हम डायरेक्शन देख लेते हैं, okay. Before collision P is traveling at a speed of 6 meter per second and Q is at rest. P was at 6 meter per second and Q is at rest 0 meter per second, okay. और इनकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में मूव करें, मैं डायरेक्शन नहीं बताई, उन्होंने पूछी भी नहीं है, लेकिन मैं कहीं भी मूव करवा दूँ एंड इनकी फाइनल स्पीड एक्स लेगी क्योंकि वो हमने कैलकुलेट करनी है आफ्टर कोलिजन में, ठीक है, वो सेम हो जाएगी क्योंकि स्टिक टुगेदर हो गया। इसका है 0.08 किलोग्राम्स एंड इसका है 0.04 किलोग्राम्स। नाउ आई कैन से दैट, कहाँ करूँ मैं, यहाँ कर लेती हूँ सॉल्व के। फाइनल मोमेंट नहीं क्या होता है, वेट मैं भूल गई। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, सही है। सो mu1 प्लस mu2 is equals to mv1 plus mv2, okay.
सो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इस ई का क्या था 6 इंटू 0.08 विच इज़ ये 0.48, इसका जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी 0 से 0.04 इंटू 0 0, ठीक है। सो इसका होगी 0.48, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0.48, ठीक है। 0.48 इज इक्वल टू, दोनों के मुझे मैथ पता है, वेलोसिटी मैंने x ली है, सो 0.08 इसका मैथ इंटू x प्लस इसका मैथ क्या था 0.04 और इसकी स्पीड भी x है, तो ये हो जाएगा 0.48 इज इक्वल्स टू 0.08x प्लस 0.04x। अब मैं 0.08 प्लस 0.04 कर लेती हूँ, 0.08 मेरे ख्याल से 0.12 आना चाहिए, यस इट्स यस 0.48 इज इक्वल्स टू 0.12x। अब मैं इसे डिवाइड करूँगी तो मेरे साथ 4 आएगा, 4 ठीक है। ओके लेट्स सी, इट्स 0.48 डिवाइडेड बाय 0.12 इज इक्वल्स टू x, हाँ 0.48 डिवाइडेड बाय 0.12 4, सो इट्स 4 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू x, सही है। तो 4 मीटर पर सेकंड मेरे पास वैल्यू आ गई, विच इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, a ship sails due north at a speed of 20 meter per second. Okay, a current in the water begins to move from east to west. The speed of this current is 20 meter per second. What is the magnitude of the resultant velocity of the ship? तो इसके लिए मुझे वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इट्स समथिंग लाइक ये, पहले मैं डायरेक्शंस लिख दूँ, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, ओके। तो सबसे पहले क्या है कि ड्यू नॉर्थ यानी नॉर्थ की तरफ अपवर्ड्स डायरेक्शन में 20 एम्पीयर एंड देन द करंट इन द वाटर बिगिंस टू मूव ईस्ट टू वेस्ट लाइक दिस, हाँ लाइक दिस, ईस्ट टू वेस्ट, इट्स ईस्ट टू वेस्ट इन दिस डायरेक्शन, हाँ। अब मुझे इसका रिजल्टेंट के साथ, अच्छा ये एक स्क्वायर वाली शेप बन जाएगी, लेट मी जस्ट शो यू, ठीक है। ये 20 मीटर पर सेकंड एंड देन ये 20 मीटर पर सेकंड, मैं इनको कनेक्ट करूँगी लाइक दिस, क्योंकि मुझे इसका डायगोनल फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में एरोस जा रहे होते हैं तो मुझे डायगोनल कैलकुलेट करना है 20 और 20 वाले का। इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, हाँ तो ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल इन लेंथ होंगे डेफिनेटली, स्क्वायर के डायगोनल मैं किस तरह से बताऊँ, वेट ये स्क्वायर है, इसका ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल इन लेंथ होते हैं, ओके। ये सिमेट्री वाली लाइंस है ना, तो दोनों डायगोनल इक्वल है। अगर मैं ये डायगोनल फाइंड करूँ तो ये वैल्यू सेम होगी, सो मैं ये डायगोनल किस तरह से फाइंड कर सकती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, ओके। तो ये मेरे पास 90 डिग्री एंगल है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों 20 है, मेरे पास जगह खत्म हो गई है, वेट पेज निकाल लेती हूँ। सो मैं कह सकती हूँ दैट लाइट नहीं आ रही, यस। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम, सो इट्स गोना बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। सो अब मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों 20 हैं, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मेरे पास क्या है, मैं इसको रिजल्टेंट स्क्वायर कहती हूँ, रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना आ गया 20 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर कितना हो गया 400 प्लस अगेन 20 स्क्वायर 400, सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 प्लस 400 इज 800। अब मुझे आर स्क्वायर आर से स्क्वायर हटाना ताकि मुझे सिर्फ आर मिल जाए, रिजल्टेंट की वैल्यू, सो आई डू आर स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 800, सही है। तो यहाँ क्या हुआ, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए, सो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 800, सो आर की वैल्यू मुझे चाहिए, सो आई डू अंडर रूट 800 इज इक्वल्स टू 28.28 समथिंग, सो मुझे होल नंबर में चाहिए, अगर 28.3 भी है तो राउंड ऑफ होकर क्या आ जाएगा 28 मीटर पर सेकंड, क्योंकि उन्होंने वेलोसिटी पूछी, सो इसका आंसर क्या हो गया 28 मीटर पर सेकंड, यस, ऑप्शन सी। नाउ आई हैव क्वेश्चन नंबर 70, the momentum of a body is changed by a force acting on it for a period of time, which action increases the change in momentum, increases, increase करना है change in momentum को, force multiplied by time is equal to the change in momentum delta m, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स इंक्रीज करेंगे या टाइम इंक्रीज करेंगे, चेंज इन मोमेंटम इंक्रीज होगा, ओके। डबलिंग द फोर्स एंड हाफिंग द टाइम, फोर्स डबल की टाइम हाफ किया तो मोमेंटम सेम रहा, चेंज इन मोमेंटम रॉन्ग। डबलिंग द फोर्स फॉर द सेम टाइम, यस अगर फोर्स डबल की टाइम सेम भी रहने दिया तो क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम इंक्रीज हो गया, ओके यस। हाफिंग बोथ द फोर्स एंड टाइम, तो उससे तो 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया ये, हाफिंग द फोर्स एंड डबलिंग द टाइम, हाफिंग द फोर्स एंड डबलिंग द टाइम, इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, कैंसिल आउट हो गया, मोमेंटम सेम रहा, ओके। सो दिस इज अगेन रॉन्ग, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लेकिन अब हम इसको वैल्यूज के साथ ट्राई करके देखते हैं लाइक दिस, ओके। अगर मैं ले लूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं तीनों चीज़ें ले लेती हूँ, चेंज इन मोमेंटम पे मैंने इफेक्ट देखना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया फोर्स में ले लेती हूँ सबसे पहले, एफ इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन, ठीक है, और जो मेरे पास टाइम है, टाइम इज इक्वल्स टू अगेन 2 सेकंड्स, ठीक है। अब मैं इस तरह से करके ट्राई कर लेती हूँ, दोनों चीज़ें 2 2 हैं, ओके, लेकिन फोर्स इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन, ओके, और जो टाइम है इज इक्वल्स टू 2 सेकंड, सही है। तो अब मैं पहले चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए क्या करूँ, इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, से तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा 2 इंटू 2 विच मीन्स चेंज इन मोमेंटम 4 है, ओके। अब मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू है चेंज इन मोमेंटम की, इट्स 4, अब मैं आगे देख लेती हूँ, ओके। सो सबसे पहले मैंने कहा डबलिंग द फोर्स एंड हाफिंग द टाइम, तो फोर्स को डबल कर देते हैं, 2 इंटू 2 डबल हो गई ना, फोर्स आ गई 2 इंटू 2 विच इज 4 एंड टाइम हाफ कर दिया 2 डिवाइड बाय 2, तो टाइम कितना आ गया 1, राइट। अब मैं देखती हूँ चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, फोर्स इंटू टाइम दोबारा से विच मीन्स 4 इंटू 1, सो इट मीन्स कि चेंज इन मोमेंटम क्या आ रहा है, सेम है जैसे कि मैंने कहा ही था, सो इट्स रॉन्ग, ओके। अब देखते हैं डबलिंग द फोर्स फॉर द सेम टाइम, इसका मतलब टाइम हमारे पास 2 ही रहेगा, फोर्स हम डबल करें मीन्स कि वो कहाँ गई, फोर्स कहाँ गई, ये 4 हो गई। सो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फोर्स क्या थी मेरे पास 4 इंटू टाइम मैंने सेम रहने दिया 2 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या था 8 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, विच मीन्स कि ये इंक्रीज हो गया, सो दिस वाज करेक्ट। एंड हाफिंग द फोर्स एंड द टाइम, बोथ को हम हाफ करें, सो इट मीन्स के फोर्स 2 बाय 2 हो जाएगी, विच मीन्स 1 एंड सेम इज द केस, बट टाइम दोनों 1 हो जाएंगे, सो नाउ फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, सो 1 फोर्स है एंड 1 ही टाइम है, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, सो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 1, ठीक है, काफ़ी कम हो गया। देन आई हैव हाफिंग द फोर्स एंड डबलिंग द टाइम, ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं, फोर्स हाफ कर दी लाइक दिस, तो 1 न्यूटन आ रही थी ना, एंड देन टाइम सेम रहने दी, टाइम डबल कर दिया, चलो डबल कर दिया, 2 इंटू 2 इज 4,
ओके, अब मेरे पास टाइम क्या है 4 है एंड फोर्स 1 है. सो अगेन फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, राइट. सो फोर्स मेरे पास कितनी थी 1 इंटू टाइम 4. तो इसका आंसर मेरा क्या आया 4 क्या कहते हैं न्यूटन सेकेंड्स. ओके, तो इससे भी मेरा आंसर क्या आया, सेम आया. सो इंक्रीज से ऑप्शन बी में हुआ है. आई होप अब ज़्यादा अच्छे से समझ आए.